नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंशियल टॉक में। दोस्तों, शेयर मार्केट का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा और ये भी सुना होगा कि कई लोग यहाँ पर पैसे निवेश करके करोड़पति बन गए हैं। ये सब देखकर आपका मन भी शेयर मार्केट में निवेश करने का होता होगा, पर आप डरते होंगे क्योंकि आपके पास शेयर मार्केट का अच्छा ज्ञान नहीं है। और यकीनन आपको डरना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास शेयर मार्केट का पूरा ज्ञान नहीं है तो इसमें निवेश करके आप फंस सकते हैं और आप अपनी पूरी पूंजी गंवा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं शेयर मार्केट से जुड़ी सारी जानकारियाँ लेकर आया हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको शेयर मार्केट का पूरा बेसिक पता चल जाएगा। इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट होता क्या है, ये काम कैसे करता है, यहाँ से लोग पैसे कैसे कमाते हैं, आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ये सब जानकारी आपको इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगी। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट होता क्या है? अगर आम भाषा में बताऊं तो शेयर मार्केट किसी लिस्टेड कंपनी के हिस्सेदारी खरीदने और बेचने की जगह होती है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर कोई अमीर या गरीब व्यक्ति जब चाहे किसी बड़ी कंपनी के शेयर खरीद या बेच सकता है। दोस्तों, शेयर का मतलब होता है हिस्सा और मार्केट का मतलब होता है बाजार। चलिए इसको साधारण भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, या मान लें कि आप कोई दुकान ही खोलना चाहते हैं और अपनी इस दुकान को खोलने के लिए आपको कम से कम 4 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। पर मान लीजिए कि आपके पास 4 लाख रुपए नहीं है, आपके पास सिर्फ 2 ही लाख रुपए हैं। अब बाकी के 2 लाख रुपए आप कहाँ से लाएंगे? या तो आप किसी से उधार ले लें या फिर बैंक से लोन ले लें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, आपको बैंक से लिए हुए पैसे वापस करने पड़ेंगे, साथ ही बैंक से लिए गए पैसे पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और दूसरा तरीका ये भी बचता है कि आप चाहे तो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को अपनी दुकान के बारे में समझाएं और उन्हें बताएं आप क्या काम शुरू करने वाले हैं। अगर आपके दोस्तों या रिश्तेदारों को आपका काम पसंद आता है तो वो भी अपना पैसा इसमें लगा देंगे। मान लीजिए कि आपके किसी 2 दोस्तों को आपका काम पसंद आता है और वो दोनों आपकी दुकान में पैसा लगाना चाहते हैं, यानी कि दोनों ने 1-1 लाख रुपया लगा दिया। इस तरह से आपके वो दोनों दोस्त इस दुकान में हिस्सेदार बन जाएंगे। आपने 2 लाख दिया है, इसलिए आप 50% के हिस्सेदार बनेंगे। आपके दोनों दोस्तों ने 1-1 लाख रुपया दिया है, इसलिए वो 25-25% के हिस्सेदार बन जाएंगे। यही होता है दोस्तों शेयर। अगर हम परसेंटेज को शेयर से कन्वर्ट कर दें, मान लीजिए कि 100% की जहाँ पे 100 शेयर हैं तो 50 शेयर के मालिक आप हो गए और 25-25 शेयर के मालिक आपके दोस्त हो गए। ठीक उसी तरह किसी बड़ी कंपनी को जब अपने बिजनेस को ग्रो या एक्सपैंड करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो दुकान वाले केस की तरह अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से तो पैसे नहीं वसूल कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर इनके पास कुछ ही रास्ते बचते हैं, या तो ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे ले लें या फिर एंजल इन्वेस्टर्स और स्टॉक मार्केट के जरिए पब्लिक से पैसे उठा लें। पर इस तरह से पैसे उठाने के भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है डेट फाइनेंस और दूसरा होता है इक्विटी फाइनेंस। तो चलिए पहले समझते हैं कि डेट फाइनेंस क्या होता है। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस पर्पज के लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लोन लेती है तो उसे डेट फाइनेंस कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में कंपनीज को पैसे वक्त के साथ वापस भी करने पड़ते हैं। साथ ही उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक फिक्स अमाउंट में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। वहीं अगर दूसरे तरीके की बात करें, जो कि है इक्विटी फाइनेंस। इक्विटी फाइनेंस में कंपनी स्टॉक मार्केट के जरिए पब्लिक से पैसे उठाती है और इसके बदले कंपनी को पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है और ना ही उसको पैसे रिटर्न करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब स्टॉक मार्केट पब्लिक के लिए ऐसी जगह होती है जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीद कर उसमें हिस्सेदारी पा सकता है और जब चाहे अपने शेयर बेच सकता है। वहीं शेयर मार्केट कंपनीज के लिए बिना रिटर्न किए पब्लिक से पैसे उठाने की जगह होती है। और ये भी जान ले कि जितनी भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट है उन्होंने पब्लिक से पैसे उठाए हैं और बदले में इक्वल प्रोपोर्शन में, मतलब कि जितने पैसे उठाए हैं उसी प्रोपोर्शन में शेयर यानी कि कंपनी में हिस्सेदारी दी है। जब कोई भी कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होकर पब्लिक से फंड रेज करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ में कंपनीज पब्लिक से सीधे पैसे लेती हैं और बदले में उसे कंपनी में हिस्सेदारी देती हैं। उदाहरण के तौर पर समझें, मार्च 2017 में एवेन्यू सुपरमार्ट का आईपीओ आया था और एवेन्यू सुपरमार्ट ने इस आईपीओ के जरिए पब्लिक से 1870 करोड़ रुपए उठाए थे और बदले में अपनी कंपनी में 10% की हिस्सेदारी दी थी। तो मतलब आप जितने का शेयर खरीदेंगे आपको कंपनी में उतने की हिस्सेदारी मिल जाएगी। आईपीओ में कंपनी का मैनेजमेंट बैंक के साथ मिलकर शेयर के प्राइस तय करता है। ज़्यादातर आईपीओ 3 से 5 दिन तक खुले रहते हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स को उनके शेयर्स को सब्सक्राइब करने पड़ते हैं, जिसके बाद शेयर का अलॉटमेंट उनके नाम हो जाता है। आईपीओ में हम या इन्वेस्टर्स कंपनी से सिर्फ शेयर खरीद सकते हैं, कंपनी को वापस शेयर बेच नहीं सकते। शेयर बेचने के लिए
आपको उस कंपनी के शेयर को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने तक इंतज़ार करना पड़ता है और लिस्ट होने के बाद आप आईपीओ से खरीदे गए शेयर को स्टॉक एक्सचेंज पर बेच सकते हैं और जिन इन्वेस्टर को इस कंपनी के शेयर खरीदने होते हैं वे आपसे इन शेयर को खरीद लेंगे और इस कंपनी के भागीदार बन जाएंगे। इस तरह आईपीओ के जरिए कंपनी द्वारा बेचे गए शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लोगों के बीच एक्सचेंज होते रहते हैं। इसमें कंपनी शामिल नहीं होती है। मतलब आईपीओ में जब आप शेयर खरीदते हैं वो आप डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हैं, लेकिन जब आप स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर खरीदते हैं तो ये शेयर आप किसी और इन्वेस्टर से खरीदते हैं। मतलब स्टॉक एक्सचेंज पर पैसों और शेयर्स की इन्वेस्टर्स के बीच अदला बदली होती रहती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर आज हम इंडिगो कंपनी के शेयर खरीदते हैं जिसका आईपीओ 1 महीने पहले जनवरी में लॉन्च हुआ था, तो ये हम डायरेक्टली उस कंपनी से नहीं खरीदेंगे बल्कि किसी अन्य इन्वेस्टर से खरीदेंगे जो उस कंपनी के शेयर को बेचना चाह रहा होगा। एक किस्म से देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज शेयर खरीदने और बेचने वालों को मिलाता है और स्टॉक एक्सचेंज बायर और सेलर के बीच लेन देन कराने का काम कराता है। आज से कुछ साल पहले शेयर की खरीद और बिक्री फिजिकल वे में होती थी, लेकिन अब यह सब सिस्टम ऑनलाइन होता है। स्टॉक एक्सचेंज ऑटोमेटिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम पर काम करता है। जब कोई इन्वेस्टर्स अपने शेयर को बेचना चाहता है और कोई बायर उस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहता है, उन दोनों के प्राइस जब आपस में मैच करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज का ऑटोमेटिक ऑर्डर वाचिंग सिस्टम इन दोनों के ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल कर देता है। चलिए अब जानते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने का प्रोसेस क्या होता है और जो शेयर हम खरीदते हैं वो हमें मिलता कैसे है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसे अपने बिजनेस को ग्रो या एक्सपैंड करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी है, तो उसके पास दो रास्ते हैं। या तो डेप्थ फाइनेंस, जिसमें वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकता है, और दूसरा रास्ता है इक्विटी फाइनेंस, जिसके जरिए वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होकर पब्लिक से पैसे रेज कर सकता है। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसे अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए पैसों की ज़रूरत है और वो अपनी कंपनी के कुछ % शेयर्स बेचना चाहती है। या मान लें वो कंपनी अपने 10,000 शेयर बेचना चाहती है और उसके एक शेयर के दाम 1,000 रुपये हैं। इस तरह कंपनी ने 10,000 शेयर बेचे और एक शेयर की कीमत 1,000 रुपये है। इस हिसाब से कंपनी को मार्केट से 1 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। मतलब कंपनी 1,000 शेयर बेचकर पब्लिक से 1 करोड़ रुपये उठा लेगी और बदले में पब्लिक को कंपनी उसी प्रोपोर्शन में हिस्सेदारी दे देगी। लेकिन ये सब होता कैसे है? कंपनी डायरेक्टली तो लोगों के पास जाके नहीं कहेगी कि मेरे शेयर खरीद लीजिए, मेरे शेयर खरीद लीजिए। या पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि कंपनी अच्छी है, फेक नहीं है, ये कंपनी कोई फ्रॉड नहीं करेगी? तो बता दें, कंपनी को अपना आईपीओ लॉन्च करने के लिए सेबी की अनुमति लेनी पड़ती है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी सरकार द्वारा निर्मित एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सब चीज़ों पर नज़र रखती है कि किस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जा रहा है, और अगर जिस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जा रहा है उसे सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं। और किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए सेबी के कुछ नॉर्म्स को फुलफिल करने पड़ते हैं, यानी कि सेबी की कुछ गाइडलाइंस होती है जो उस कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि कंपनी के अकाउंटिंग पर काफ़ी चेक्स और बैलेंस होने चाहिए। कम से कम 2 ऑडिटर ने कंपनी के अकाउंटिंग को चेक करके अप्रूवल दिए हों और कम से कम उस कंपनी के पास 50 से ज़्यादा शेयर होल्डर होने चाहिए। इन सारे प्रोसेस के होने में 3 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाता है। और उसके बाद भी अगर पब्लिक के बीच में उस कंपनी के शेयर की कोई डिमांड नहीं होती है तो सेबी उस कंपनी को स्टॉक मार्केट से डी रजिस्टर कर देती है। अब मान लीजिए कि किसी कंपनी ने सेबी के सारे नियम को फॉलो कर लिया और उसे सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल जाए, तो क्या वो कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर्स को इन्वेस्टर्स को बेच पाएगी? तो बता दें, ऐसा नहीं होता है। इन सारे प्रोसेस के लिए एक रेगुलेशन बना होता है। सेबी से अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज की जिम्मेदारी होती है कि वो सारे शेयर्स चाहे जिसे बेचें और उनसे मिले हुए सारे पैसे को कलेक्ट करके कंपनी तक पहुँचा दें। अब पहले बात कर लेते हैं कि एक्सचेंज होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया था, स्टॉक एक्सचेंज सेलर और बायर को मिलाने की जगह होती है। तो बता दें कि हर कंट्री के पास अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। इसी तरह इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5400 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 1700 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। यहीं पर कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं कि ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि एक स्टॉक एक्सचेंज में सारी कंपनी के प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। तो ये सब पता लगाने के लिए कि किसी कंपनी के शेयर के प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, एक मेजरमेंट बनाया गया है जिसे कहते हैं सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स BSE का यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का
एक किस्म का इंडिकेटर होता है। सेंसेक्स BSE की टॉप 30 कंपनीज़ का एक एवरेज ट्रेंड दिखाता है कि इन टॉप 30 कंपनीज़ का शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, उनके शेयर के दाम बढ़ रहे हैं। और अगर ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो कंपनियां बुरा परफॉर्मेंस कर रही हैं, यानी कि उनके शेयर के दाम घट रहे हैं। सेंसेक्स की तरह ही निफ्टी भी होता है, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर होता है, और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनियों का ट्रेंड दिखाता है। जब हम गूगल पे सेंसेक्स सर्च करते हैं तो हमें सामने एक ग्राफ दिखता है। इस पर अक्सर कुछ नंबर लिखे होते हैं, 30,000, 40,000, 45,000। मान लीजिए कि सेंसेक्स 45,000 दिखा रहा है, तो इस नंबर का मतलब क्या हुआ? ये दरअसल हमें उस टॉप 30 कंपनी के स्टार्टिंग एवरेज प्राइस से कंपैरिजन कराते हैं, जब से उस टॉप 30 कंपनीज को मिलाकर सेंसेक्स बनाया गया था। और इससे ये पता लगाया जाता है कि तब से लेकर अब तक इन कंपनियों के शेयर के प्राइस में कितना उछाल आया है। तो चलिए बात करते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर के दाम कैसे तय किए जाते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 करोड़ की है, यानी कि उसकी वैल्यू 1 करोड़ की है, जो कि बैंकों के साथ मिलकर डिसाइड किया जाता है। अब वो कंपनी चाहे तो 1 रुपये की कीमत वाले 1 करोड़ शेयर बना दे या 10 रुपये की कीमत वाले 10 लाख शेयर बना दे। ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो अपनी कंपनी के शेयर को कितने भागों में डिवाइड करना चाहती है, और फिर उसी प्राइस पर कुछ कंपनियां अपना शेयर IPO के जरिए बेच देती हैं। वैसे कंपनी ज़्यादातर शेयर अपने पास ही रखती हैं ताकि डिसीजन टेकिंग की अथॉरिटी उनके पास बनी रहे। IPO में शेयर बेचने के बाद ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर इन्वेस्टर्स के बीच एक्सचेंज होते रहते हैं। अगर शेयर की डिमांड बढ़ जाती है, मतलब शेयर को खरीदने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, तो इस शेयर के दाम बढ़ जाते हैं। और अगर शेयर की डिमांड घट जाती है, मतलब ज़्यादातर लोग इस शेयर को बेचना चाहते हैं, तो इसकी डिमांड घट जाती है और इसके दाम भी घट जाते हैं। अब मान लें कोई कंपनी अपना IPO लाना चाहती है। वो सेबी के सारे गाइडलाइंस को फॉलो करती है और उसे सेबी से अप्रूवल मिल जाता है, और उसके बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। कंपनी सब कुछ, यानी कि सारी डिटेल्स, जैसे उसे कितने शेयर बेचने हैं और एक शेयर की प्राइस क्या होगी, ये सब तय करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज को बता देती है, और फिर यहाँ से कंपनी का काम खत्म हो जाता है। अब उस कंपनी के शेयर्स को बेचने की जिम्मेदारी स्टॉक एक्सचेंज की होती है, पर स्टॉक एक्सचेंज भी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को अपना प्लेटफॉर्म एक्सेस करने नहीं देता है। अब स्टॉक एक्सचेंज करता ये है कि वो कुछ कंपनियों को अपना प्लेटफॉर्म यूज करने का अप्रूवल देता है, और ये कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज के नीचे काम करती हैं, जिन्हें DP कहते हैं, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसे आम भाषा में ब्रोकरेज कंपनियां भी कहते हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग, जेरोधा और भी ऐसी हज़ारों कंपनियां हैं जो स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी होती हैं। अब होता ये है कि स्टॉक एक्सचेंज इन कंपनियों को अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करने का अप्रूवल देता है और कहता है कि अब आप स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट सारी कंपनियों के शेयर को खरीदने और बेचने के लिए इन्वेस्टर्स को यहाँ तक लाएं, और ख़ुद अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए इन्वेस्टर्स से शेयर खरीदने और बेचने के लिए कहिए। मतलब अब यहाँ से स्टॉक एक्सचेंज भी खुद इन्वेस्टर्स तक जाकर नहीं कहता है कि इन कंपनियों के शेयर खरीद लीजिए, बल्कि अब इन DP यानी कि ब्रोकरेज कंपनियों की जिम्मेदारी होती है शेयर को बाई और सेल करवाने की। स्टॉक एक्सचेंज से बहुत सी DP यानी ब्रोकरेज कंपनियां जुड़ी होती हैं। अब ये सारी कंपनियां इन्वेस्टर्स के पास जाती हैं और उन्हें कहती हैं कि आप हमारा प्लेटफॉर्म जैसे कि ऐप, वेबसाइट यूज करके शेयर्स को खरीदा और बेचा करें, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ इन रजिस्टर्ड कंपनियों को ही अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करने देता है। इसलिए कोई बिना इन ब्रोकरेज कंपनियों के जुड़े डायरेक्टली शेयर नहीं खरीद सकता। अब यहीं पर कंसेप्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट का। आज से कुछ साल पहले जब आपको शेयर खरीदने या बेचने होते थे तो आपको या आपके ब्रोकर को स्टॉक एक्सचेंज पर जाना पड़ता था। मान ले आपको कोई शेयर खरीदना है तो आपको पैसे लेकर स्टॉक एक्सचेंज पर जाना पड़ता है, और बदले में जो शेयर खरीदते हैं आप, वो शेयर आपको फिजिकल सर्टिफिकेट के रूप में मिल जाता था। और अगर आपको कोई शेयर बेचने होते थे तो आपको वही फिजिकल सर्टिफिकेट स्टॉक एक्सचेंज पर लेकर जाने पड़ते थे, और फिर जब एक सेलर और बायर की प्राइस मैच हो जाती थी तो उन दोनों के बीच डील हो जाती थी। मतलब जो शेयर आप बेचना चाहते थे वही शेयर कोई दूसरा इन्वेस्टर खरीदना चाहता था, और वो भी उसी प्राइस पे जिस प्राइस पर आप अपना शेयर बेचना चाहते थे। तो उन दोनों इन्वेस्टर्स के बीच डील डन हो जाती थी। वो इन्वेस्टर्स आपको पैसे दे देता था और आप बदले में उसको वो शेयर सर्टिफिकेट दे देते थे। मगर अब डिजिटल टाइम में अगर आपको कोई शेयर खरीदना होता है तो पहले आपको ब्रोकरेज कंपनी के प्लेटफॉर्म पर जाकर, जैसे कि उनकी वेबसाइट या ऐप पर जाकर, आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो चलिए पहले जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। मान लीजिए कि पहले के समय में जो पैसे लेकर आप शेयर खरीदने जाते थे अब वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं, और जो शेयर सर्टिफिकेट आप शेयर खरीदने के बाद पाते थे अब वो आपके डीमैट अकाउंट में रहते हैं। कोई भी शेयर खरीदने के लिए आपके पास 3 अकाउंट होने ज़रूरी हैं: सेविंग अकाउंट,
ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट। आपको जितने का शेयर खरीदना है उतना रुपया आपको अपने सेविंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में डालने पड़ते हैं और फिर उसी पैसों से आप शेयर खरीद लेते हैं और फिर खरीदे हुए शेयर आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी कंपनी के 1 लाख के शेयर खरीदने हैं तो पहले आपको अपने सेविंग अकाउंट से 1 लाख रुपये ट्रेडिंग अकाउंट में डालने पड़ेंगे और फिर उन पैसों से आप शेयर खरीद पाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल पेटीएम वॉलेट की तरह होता है। जैसे उसमें वॉलेट बैलेंस होते हैं उसी तरह ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है। इसमें भी आप बैलेंस स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि आप पेटीएम के जरिए पेटीएम वॉलेट बैलेंस और एक्सटर्नल सोर्स जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इन सब सोर्सेज से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट के केस में ट्रेडिंग अकाउंट के वॉलेट में पड़े बैलेंस से ही आप शेयर खरीद सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो बता दें कि डीमैट अकाउंट बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे बैंक अकाउंट, बस फ़र्क इतना है बैंक अकाउंट में पैसे रखे जाते हैं और डीमैट अकाउंट में खरीदे हुए शेयर रखे जाते हैं। मतलब डीमैट अकाउंट एक किस्म से प्रूफ होता है कि आपने कोई शेयर खरीदा है, क्योंकि आप जो भी शेयर खरीदेंगे वो इसी डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं। चाहे वो शेयर आप 1 दिन के लिए खरीदें या 10 साल के लिए खरीदें। पहले यानी 1995 से पहले जब इंटरनेट नहीं था तब ये शेयर फिजिकल फॉर्म में यानी पेपर के रूप में पोस्ट के जरिए घर आते थे, जिसे सुरक्षित रखना पड़ता था। लेकिन अब डिजिटल टाइम में शेयर डीमैट अकाउंट में रखे जाने लगे हैं। यूजुअली जिस कंपनी से हम ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं उसी कंपनी द्वारा हमारा डीमैट अकाउंट भी खोल दिया जाता है। हमारे देश में डीमैट अकाउंट 2 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, एक है NSDL और दूसरा है CDSL। ये डीमैट अकाउंट इसी संस्थाओं की देख रेख में रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी ब्रोकरेज कंपनी से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं और लंबे समय के लिए कोई शेयर खरीद लें और पता चले कि ब्रोकरेज कंपनी बंद हो गई, तो इस केस में हमारे शेयर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में रखे होते हैं और वो डीमैट अकाउंट हमारे हो जाते हैं जब तक हम इस डीमैट अकाउंट में शेयर होल्ड करके रखते हैं। और जब हमें शेयर बेचना होता है तब हम किसी दूसरी ब्रोकरेज कंपनी से जुड़कर एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाकर उससे अपना पुराना डीमैट अकाउंट लिंक करवाकर उस शेयर को आसानी से बेच सकते हैं। चलिए एक बार शॉर्ट में रिपीट करता हूँ। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो अपना शेयर बेचना चाहती है। वो सेबी के पास जाती है। सेबी उसको चेक करती है कि कंपनी सही है या गलत। सेबी उसकी सारी डिटेल चेक करने के बाद उसे अप्रूवल दे देती है। अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। अब स्टॉक एक्सचेंज के नीचे होते हैं डीपी। स्टॉक एक्सचेंज डीपी यानी कि ब्रोकरेज कंपनियों को अपना प्लेटफॉर्म एक्सेस करने के लिए अप्रूवल देता है और उन्हें परमिशन देता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट सारी कंपनियों के शेयर को सेल और बाई करवा सके। जिसके बाद ब्रोकर कंपनियां इन्वेस्टर्स को अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करके शेयर खरीदने और बेचने के लिए कहती हैं और बदले में कंपनियां इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल कर देती हैं, जिसके जरिए इन्वेस्टर्स उन ब्रोकर कंपनियों के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर स्टॉक एक्सचेंज से किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इन सारे प्रोसेस में सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकरेज कंपनियों को फ़ायदा क्या होता है। तो आपको बता दें कि इन ब्रोकरेज कंपनियों को हर खरीद और बेच पर कुछ परसेंटेज कमीशन मिलता है, जो कि बहुत ही कम होता है और डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं। जैसे एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा, ये सारी ब्रोकरेज कंपनियां अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए हमसे ब्रोकरेज चार्ज लेती हैं। वहीं सेबी और स्टॉक एक्सचेंज हमसे टैक्सेस के जरिए पैसे कमाती हैं। वो हमारे हर ट्रांजैक्शन पर कुछ टैक्स लगाती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये ब्रोकरेज कंपनियां टाइप ऑफ ट्रेडिंग के हिसाब से हमें चार्ज करती हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कितने तरीके से शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, या यूँ मान लें कितने तरीक़ों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाती है। पहला होता है इक्विटी। अब इक्विटी में भी 2 सेगमेंट आते हैं, एक होता है डिलीवरी, एक होता है इंट्राडे। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि मान लें आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, अभी वो शेयर आप आज ना बेचें, वो शेयर किसी और दिन बेचें। यानी कि जिस दिन आप शेयर खरीदते हैं उस दिन को छोड़कर आप किसी भी दिन शेयर को बेचेंगे, उसे डिलीवरी कहेंगे। और दूसरा होता है इंट्राडे। मान लें आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उसे खरीदे हुए दिन ही बेच देते हैं, तो उसे इंट्राडे कहते हैं। इंट्राडे को ही ट्रेडिंग कहा जाता है, जबकि डिलीवरी को इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देखा जाता है। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आपको पहले ही कंफर्म करना पड़ता है कि आप शेयर इंट्राडे के लिए खरीद रहे हैं या डिलीवरी के लिए खरीद रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप अगर शेयर को इंट्राडे के लिए खरीद रहे हैं, तो जब आप शेयर इंट्राडे के हिसाब से खरीदेंगे तो आपको वो शेयर उसी दिन, यानी कि जिस दिन आप शेयर खरीदेंगे उसी दिन हर हाल में बेचने पड़ेंगे, चाहे उस शेयर के दाम ऊपर जाएं या उस शेयर के दाम नीचे जाएं। और अगर आप शेयर नहीं बेचते हैं तो मार्केट क्लोज होने के टाइम यानी कि 3:30 बजे वो ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के शेयर इंट्राडे के हिसाब से खरीद लिए
और उस शेयर की कीमत 1000 रुपये है और आपने ये सोचा होगा कि मार्केट क्लोज होने तक 100-200 रुपये बढ़ जाएंगे तो ये शेयर बेचकर मैं पैसे कमा लूँगा। तो जैसे ही शेयर की प्राइस बढ़ेंगे तो आप उसे बेचकर पैसे कमा लेंगे। लेकिन मान लें कि मार्केट क्लोज होने तक भी शेयर के दाम बढ़े नहीं बल्कि घट गए, तो आपको उस कम हुए रेट पर ही शेयर को बेचने पड़ेंगे। और मान लें कि अगर आप शेयर नहीं बेचते हैं तो मार्केट क्लोज होने के टाइम यानी कि 3:30 बजे मार्केट क्लोज होने के टाइम आपके शेयर ऑटोमेटिकली उस घटे हुए दाम पर बिक जाएंगे और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। इसे कहते हैं इंट्राडे। वहीं डिलीवरी में आप जिस दिन शेयर खरीदते हैं आपको उसी दिन शेयर नहीं बेचने होते हैं। आप शेयर को चाहे तो 1 साल बाद बेचें या 10 साल बाद बेचें या कल ही बेच दें, लेकिन आपको उस दिन नहीं बेचने होते हैं। स्टॉक मार्केट में लोग शेयर ज़्यादातर डिलीवरी में ही खरीदते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट पर्पज से शेयर खरीदते हैं। एक टर्म होता है कमोडिटी। कमोडिटी में इन्वेस्टर्स गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस इन सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब वो गोल्ड और सिल्वर के शेयर खरीद कर रख लेते हैं, बाद में इनके दाम बढ़ने पर उसे बेच देते हैं। मतलब गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल को वो वर्चुअली खरीद कर रख लेते हैं। जब इनके प्राइस बढ़ जाते हैं तो इन्हें बढ़े हुए प्राइस में बेच देते हैं। इसे कहते हैं कमोडिटी। और एक टर्म और आता है जिसे कहते हैं करेंसी। मतलब कुछ लोग बहुत से देश की करेंसी भी खरीदते हैं, जैसे कि डॉलर, रियाल, दिनार, ये सब खरीद कर वो अपने डीमैट अकाउंट में रख लेते हैं और फिर जब इनकी प्राइस में उछाल आता है तो उसे बेच देते हैं। चलिए बात करते हैं कि शेयर होल्डर्स यानी इन्वेस्टर्स की कमाई कैसे होती है। तो बता दें किसी भी इन्वेस्टर्स की कमाई 2 तरीके से होती है। एक होता है कैपिटल एप्रिसिएशन और दूसरा होता है डिविडेंड। तो चलिए पहले बात करते हैं कि कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब होता है आपके द्वारा खरीदे गए शेयर्स की कीमत में वक्त के साथ बढ़ोतरी। मान लीजिए कि आज आपने किसी कंपनी के 100 शेयर 1000 रुपये के हिसाब से खरीदे हैं, मतलब आपने टोटल 1 लाख इन्वेस्ट किया है। और अगर आपके द्वारा खरीदे गए शेयर्स वाली कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और 1 साल बाद एक शेयर की कीमत 2500 रुपये हो जाए तो आपके खरीदे गए शेयर्स की कीमत 2500 × 100 यानी कि 2.5 लाख हो जाएगी। यानी कि आपको सिर्फ 2 साल में 1.5 लाख रुपए का मुनाफा हो जाएगा। तो इसे ही कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। और दूसरा होता है डिविडेंड। तो चलिए बात करते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। कंपनी जब अच्छा परफॉर्म करती है तो उसे अच्छी कमाई भी होती है, तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर भी करती है। इसे ही डिविडेंड कहते हैं। वैसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देना है या नहीं ये सब उस कंपनी का मैनेजमेंट तय करता है, क्योंकि ज़्यादातर स्मॉल कैप कंपनियां इन्वेस्टर्स को डिविडेंड ना देकर सारा पैसा अपने बिजनेस को ग्रो और एक्सपैंड करने में लगा देती हैं। शेयर मार्केट के किंग कहे जाने वाले वॉरेन बफेट की कंपनी भी कभी डिविडेंड नहीं देती है। वॉरेन बफेट का कहना है जब हम पैसों से और पैसे बना सकते हैं तो उसे डिविडेंड के रूप में देकर बेकार क्यों करें। तो चलिए बात करते हैं कि डिविडेंड दिया कैसे जाता है। डिविडेंड कैसे दिया जाता है ये जानने से पहले जानते हैं कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होती है। तो बता दें कि फेस वैल्यू कंपनी द्वारा आईपीओ लॉन्च करते वक्त शेयर को स्प्लिट करते वक्त तय किया जाता है और फेस वैल्यू वक्त के साथ चेंज नहीं होती है। वहीं मार्केट वैल्यू वक्त के साथ डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चेंज होती रहती है। जिस रेट से हम शेयर खरीदते या बेचते हैं वही मार्केट वैल्यू होती है। डिविडेंड मार्केट वैल्यू पर नहीं दिया जाता है, डिविडेंड फेस वैल्यू पर दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपये है और फेस वैल्यू 10 रुपये है और उस कंपनी को अच्छा फ़ायदा हुआ है और उस कंपनी ने 300% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो ये कंपनी अपने फेस वैल्यू पर 300% डिविडेंड देगी, यानी 300% ऑफ 10 रुपीज़, जो कि 30 रुपये के बराबर होता है। तो ये कंपनी अपने सभी शेयर होल्डर्स को 30 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देगी। मैंने इस वीडियो के ज़रिए स्टॉक मार्केट का सारा बेसिक कवर किया है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा।